नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार बीड़ा बादनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास चल रहा है, जिसमें कल हम लोग तुगलक वंश के बारे में थोड़ा सा परिचय लिए थे और उससे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हम लोग पढ़े हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे उसी का लड़का जो जूना खां नाम था और दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठता है। तो आइए देखते हैं तुगलक वंश में एक शासक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, गयासुद्दीन तुगलक, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का पिता था, उसको पढ़ चुके हैं। अब दूसरा हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 ईस्वी में जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है लकड़ी से बने हुए महल में, जो कि वो बंगाल विजय से लौट रहा था, तो उसके स्वागत में उसी का लड़का जूना खां ने एक महल का निर्माण करवाया था। उसी महल कहा जाता है कि उसी लकड़ी के महल के गिरने से, उसी में दबने से उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन काल था वो 1325 से 1351 ईस्वी तक था। 1325 से 1351 ईस्वी था। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद जूना खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ये तो हमने आपको बता दिया। पहले इसका नाम जूना खां था, बाद में जब गद्दी पर बैठा तब इसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। इस नाम से बैठा, कहने का मतलब अपना नाम मोहम्मद बिन तुगलक, जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो रख लिया। मूल नाम इसका जो था, बचपन का नाम कह लीजिए, मूल नाम जो था इसका नाम था उलूग खां। इसको इसके बारे में एक चीज और कहा जाता है कि पूरे सल्तनत काल में जितने सुल्तान हुए, उन सुल्तानों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान और बुद्धिमान, हर क्षेत्र में सबसे आगे था, लेकिन इसको मूर्ख शासक भी कहा गया। तो इस प्रकार इसको हम इतिहास में लिखा गया है कि बुद्धिमान मूर्ख शासक था, पढ़ा लिखा था सबसे ज्यादा, फिर भी मूर्ख था। तो इसके मूर्खता भरे कार्यों के बारे में जरा सा हम जानेंगे कि क्या मूर्खता किया था जिसकी वजह से ये बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है। देखिए, विवादास्पद कार्य या जो भी इसके मूर्खतापूर्ण कार्य थे उनके बारे में हम देख सकते हैं। तो इसने कर वृद्धि कर दिया। देखिए, जब इसका बाप जो था गयासुद्दीन तुगलक, उसके समय में 1/10वां या 1/12वां भाग उपज का लिया जाता था। लेकिन जैसे ये शासक बनता है, ये जब शासक बना तो इसने कहा कि जो दोआब क्षेत्र है वहां पर कर आधा लिया जाए, मतलब 1/2। अगर जैसे 2 कुंतल गेहूं हुआ तो 1 कुंतल गेहूं लिया जाए, इस हिसाब से लगा दिया। तो चाहे दुर्भाग्य कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, जब ये वहां पर कर लगाया, इसके बाद वहां उस समय इसका दुर्भाग्य कह लीजिए कि इसका दुर्भाग्य था कि उस क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है और प्लेग महामारी आ जाती है, जिसके कारण इसका ये कर वृद्धि करने वाला नियम भी जो है सही नहीं निकलता है। तो पहला, कर वृद्धि करना। दोआब क्षेत्र का मतलब जैसे जहां डेल्टाई क्षेत्र या नदियों के मतलब पास वाला क्षेत्र, जहां पर कृषि उपजाऊ जमीन है, ठीक है, वहां पर कर इसने कहा कि वृद्धि कर दीजिए। कर में वृद्धि करवा दिया, जो कि ये असफल हो गया, क्योंकि उस ईयर में सूखा पड़ गया, प्लेग आ गया, तो ये भी प्लान इसका फेल हो गया। राजधानी का पुनः परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ लोग होते हैं कि किसी बात पर अडिग रहते हैं, कुछ लोग होते हैं कि फिर वहां से भाग आते हैं। तो उसी क्रम में अब देखिए, ये दिल्ली था, दिल्ली में तुगलक शासक कर रहे थे। दिल्ली में तुगलक, मैप इसीलिए बनाया गया ताकि आपके दिमाग में मैप पूरा फीड हो जाए। दिल्ली में तुगलक शासक हैं। अब देखिए, इधर ये पूरा इसी के क्षेत्र में था, इधर वाला भी क्षेत्र इसी में है, लेकिन हम इसको मतलब वर्तमान भारत की स्थिति के अनुसार बताना चाहते हैं ताकि आपको समझ में आए। जब दिल्ली में था इसका क्षेत्र, तो इसको इधर वाला शासन चलाने में दिक्कत होती थी। इसने ये सोचा कि ये एकदम मध्य में पड़ रहा है। ये कहां पड़ रहा है? देखिए,
भारत के मध्य में पड़ रहा है, तो ये सोचा कि दिल्ली से राजधानी यहां ट्रांसफर करके देवगिरी, दिल्ली से राजधानी देवगिरी ट्रांसफर करके यहां से शासन चलाना बेहतर होगा पूरे भारत पर। पूरे भारत पर ये सोचा कि दिल्ली से देवगिरी राजधानी कर दूंगा, तो ये मध्य क्षेत्र में है देवगिरी, तो यहां पर शासन चलाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फिर जब यहां पर आया तो यहां पर भी जो है ये टिक नहीं पाया, यहां से भी ये दोबारा रिटर्न चला गया कहां, दिल्ली। कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग थे वो इसको यहाँ रुकने ही नहीं दिए, जिसके कारण इसे दिल्ली वापस जाना पड़ा। तो राजधानी का पुनः परिवर्तन का मतलब ये हो गया कि एक बार परिवर्तन किया फिर दोबारा परिवर्तन कर दिया। दिल्ली से देवगिरी लाया, इसके बाद उसका नाम ही तुगलकाबाद वही है, तुगलकाबाद और देवगिरी एक ही चीज है। फिर यहां से जो है दिल्ली चला गया। फिर सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का मतलब यह है कि जैसे ये जितना भी इसके साम्राज्य क्षेत्र में सोना चांदी ये था, जितने सिक्के थे सबको ये एकत्रित करवाना चाहता था, अपने पास रखवाना चाहता था। सारे सोने चांदी के जितने सिक्के थे सबको अपने पास मंगा लेता है, सब सारे सिक्कों को अपने पास मंगा लेता है। उसी के मतलब जैसे अब सोना का कोई सिक्का है एकदम सेम उसी तरीके का तांबे का कोई सिक्का बना करके, सांकेतिक मुद्रा इसी को कहते हैं, तांबे का सिक्का बना करके उसको कहा कि इसको चलवाया जाए। तो इसका परिणाम ये निकला कि बहुत ज्यादा मात्रा में जाली सिक्के सब जो है बनाने लगे मार्केट में, तांबा और इस सब का, ताकि ये बहुत सस्ता भी था और इस पे बनाना आसान भी था। तो लोग जाली सिक्के बनाना प्रारंभ कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि मार्केट में बहुत सारा पैसा हो जाता है। तो जब मार्केट में ज्यादा पैसा होता है तो अर्थशास्त्र आप पढ़े होंगे कि जैसे मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो अपने आप महंगाई बढ़ जाएगी। कहने का मतलब अपने आप मुद्रास्फीति की स्थिति बन जाएगी। तो अब इसी में देखिए फिर क्या होता है। सांकेतिक मुद्रा का अर्थ आप समझ गए होंगे कि सोना चांदी की जगह उसने तांबा कांसा का जो है सिक्का चलवा दिया और सारे सोने चांदी के सिक्के अपने पास रख लिए। फिर बाद में कहा जाता है कि जब ढेर सारी मात्रा में जितना सिक्का उसने जारी किया था तांबा कांसा का, उससे कई गुना ज्यादा तांबे कांसे के जाली सिक्के जो है, नकली सिक्के जो है बाजार में आ गए थे। तो फिर इसको लगा कि अब महंगाई बढ़ रही तो इसको हमको बैक करना चाहिए। बैक फुट पे फिर आ गया। फिर बैक फुट पे आया तो कहा कि सोने चांदी के सिक्के ले लीजिए और तांबे और चांदी वाले सिक्के आप लोग जमा कर दीजिए। तो जब तांबा चांदी का सिक्का जमा करवाया गया तो उसमें कहा जाता है कि जितना वो सिक्का जारी किया था उससे बहुत कई गुना जो है ज्यादा एक्स्ट्रा जो है सिक्के, जाली सिक्के या नकली सिक्के उसको जमा करा किए लोग। तो फिर जितने ओरिजिनल उसके सिक्के जो वो सिक्के चलाया था उतनी ही मात्रा में उसने सोने और चांदी के सिक्के जारी कर दिए, मतलब दे दिए। तो देखिए, तो इसलिए ये भी इसका प्लान असफल हो गया सांकेतिक मुद्रा वाला की। बाद में फिर जाली मतलब नोट जाली सिक्के बनना स्टार्ट हो गए, तो जिससे कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। फिर इसको बैक पे आना पड़ा। फिर खुरासान अभियान। अब देखिए खुरासान अभियान महमूद गजनवी वाला चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें मैंने खुरासान बताया था कि खुरासान क्या है। महमूद गजनवी जब आया था तो खुरासान वाले ही क्षेत्र पर उसका पूरा शासन था, मतलब वो लोग जो है वहां का वो गवर्नर था पहले। फिर देखिए जैसे मान लीजिए खुरासान क्या है, जैसे हम ऐसे बना दे रहे हैं, बहुत एकदम परफेक्ट मैप नहीं बना रहे हैं, आपको समझने के लिए बना रहे हैं। मैप पे कोई टीका टिप्पणी मत करिएगा, मैप पे जो है कोई टीका टिप्पणी आप मत करिएगा, केवल हम समझने के लिए इसे बना दे रहे हैं। और लगभग क्षेत्र वही होगा, केवल मैप का जो है थोड़ा सा आकार भले डिस्टर्ब होगा। जैसे ये ईरान हो गया, ये ईरान हो गया पूर्वी क्षेत्र, ये अफगानिस्तान हो गया मध्य क्षेत्र, और ये अफगानिस्तान हो गया, ये ईरान हो गया। ईरान अफगानिस्तान मध्य एशिया को मिला करके खुरासान कहा जाता था। ईरान
अफगानिस्तान और मध्य एशिया को मिला करके खुरासान कहा जाता था। देखिए खुर की तरह बना दिए ना, पशु के खुर की तरह, तो इसलिए इसे खुरासान कहा जाता था। तो फिर ये जो है खुरासान साइड में, इस साइड में जो है, इस साइड में अभियान करने का प्लान बनाता है। इस साइड में अभियान करने का प्लान बनाता है कि इधर भी हम शासन स्थापित कर लेंगे। तो जब ये जो है आदेश जारी करवाता है कि अपने सैनिकों को से कहता है कि सभी लोगों को लगभग किताबों में मिला है कि 3,70,000 सैनिकों को ये रेडी किया कि हमको खुरासान पर जो है आक्रमण करना है, मतलब खुरासान क्षेत्र को विजिट करना है, वहां शासन चलाना है। तो 3,70,000 लोगों को, सैनिकों को एक साल की, पूरे एक साल की एडवांस वेतन दे दिया, मतलब एडवांस वेतन दे दिया एक साल के लिए कि आप लोग चलिए। तो ऐसे में क्या होता है, फिर यहां पर जो है जो भी देशों में लड़ाइयां चल रही थी, अशांति फैली हुई थी यहां पर, ताकि इसका फायदा ये लेना चाहते थे, तो इनमें सहमति फिर हो गई। फिर यहाँ साम्राज्य स्थापित हो गया, जिसके कारण अब सारी सेना को 1,00,000 रुपया भी दे, मतलब 3,70,000 सेना को एक साल तक पेमेंट एक्स्ट्रा भी दे चुके हैं। फिर जाने के बाद यहाँ से रिवर्स आना पड़ा, फिर वो भी पूरा नुकसान हुआ, एक साल का पेमेंट, फिर इसके बाद और कुछ तमाम चीजें उसमें नुकसान हुआ। तो जिससे कि खुरासान अभियान भी इनका असफल हो जाता है। कराचिल कुमायूं की पहाड़ियों का अभियान, देखिए अब ये जैसे हिमाचल प्रदेश वाला एकदम मैप नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया। इधर कुमायूं की पहाड़ियों को क्रॉस करके ये चाइना बॉर्डर, मतलब चाइना में जाना चाहते थे, चाइना की तरफ जाना चाहते थे। ये कहां जाना चाहते थे? चाइना की तरफ। तो यहाँ की जो जनजाति लोग थे, जनजाति जो पहाड़ों पे रहती हैं, तो जब जो पहाड़ों पे रहता है वही तो पहाड़ों पे लड़ाई करना और कूदना ये सब वही सीख सकता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जब इनकी सेना गई तो उन जनजातियों से मुकाबला करने में असफल हो गए लोग, कई बार इनको मात खाना पड़ा। अब जनरल बात है कि जैसे अगर पानी वाले जो सैनिक हैं और थल सेना, जल सेना दोनों है, तो जिसकी ट्रेनिंग थल सेना की हुई है तो वो थल सेना पर अच्छा कार्य करेगा, जिसकी ट्रेनिंग जल सेना में हुई है तो जल सेना में अच्छा कार्य करेगा। तो जब वहां जनजाति पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो रोज चढ़ते हैं, रोज उतरते हैं, रोज चढ़ते हैं, उनकी आदत बनी हुई है पहाड़ों पे मतलब कार्यक्रम करना। और समतली इलाके के लोग जहां कभी 10 सीढ़ी भी नहीं चढ़ते हैं, 20 सीढ़ी, वहां उनको पहाड़ पे चढ़ाया जाएगा, तो ऐसे भी पूरी सेना जो है विफल होकर के वापस चली आती है। तो ये भी इनका प्लान, कराची या कुमायूं का प्लान भी इनका कैंसिल हो जाता है, मतलब असफल हो जाता है, जिसके कारण इसको सर्वाधिक विवादास्पद सुल्तान कहा जाता है। सर्वाधिक विवादास्पद सुल्तान कहा जाता है। इसको पागल, सनकी, रक्त पिपासु, स्वप्नशील सुल्तान भी कहा जाता है। एक तरीके से बिना सोचे समझे रणनीति बना करके किसी चीज पर कार्य करना स्टार्ट कर देते थे, जिसके कारण इनको पागल, सनकी, रक्त पिपासु, स्वप्नशील सुल्तान भी कहा जाता है। अब आते हैं कि इसने किस प्रमुख विभाग, यहां लिख लेंगे प्रमुख विभाग में कृषि विभाग के लिए इसने अमीर ए कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना करता है। अमीर ए कोही का मतलब जैसे मान लीजिए कि उस समय का क्या सिस्टम था, इस समय का क्या सिस्टम है। उस समय जैसे इस समय अगर सरकार ये कहती है कि किसानों के लिए इतना ऋण माफ और मतलब खेती करने वालों को इतना दिया जाएगा, ऐसे से दिया जाएगा, तो प्रोत्साहित किया जाता है ताकि किसान आगे आए और खेती करें और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो या शासन चलाना मजबूत हो जाए। जब क्षेत्र मजबूत होगा तो अपने आप पूरा जो है साम्राज्य मजबूत होगा। तो कहा जाता है कि एक तरीके की जो आधुनिक, जो इस समय का जो सिस्टम है, उस समय इसके दिमाग में था कि मजबूत किसानों को बनाया जाए। हालांकि इससे पहले के सुल्तान तो ऐसे थे कि उनसे किसानों से क्या लेना देना है। इनके पिता गयासुद्दीन तुगलक, उसने भी तो कुछ अच्छा काम किया, जो कुएं और नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए करवाया था।
फिर ये भी अच्छा काम किया कि मतलब जैसे कृषि विभाग एक स्थापित कर दिया ताकि किसानों की मदद हो उसमें, और तमाम चीजें उसको मतलब सब्सिडी वगैरह जैसे इस समय दिया जाता है उस हिसाब से देने का ये जो है प्लान बनाया। तो इस प्लान में देखिए होता क्या है, कहा गया कि किसानों को खेती करने के लिए, बैल खरीदने के लिए, हल खरीदने के लिए मुद्रा जारी किया जाए या पैसा दिया जाए। तो उसके लिए विभाग बनाया अमीर को ही, और उसमें अधिकारी नियुक्त किए। जब अधिकारी नियुक्त किए तो इसके अधिकारी जो अधिकारीगण थे वही जो है इसमें एक तरीके से कह लीजिए कि धन जो है अपने पास रखना ज्यादा अच्छा वो समझे, और किसानों को धन दिए, थोड़ी मात्रा में दिए, और किसानों को ऐसी भूमि आवंटित की गई जो अनउपजाऊ थी। तो जब अनउपजाऊ जमीन होगी तो किसान जैसे ऊसर कहीं है, ऊसर दे दिया गया कि आप इसमें लीजिए हल बैल और ये सब लीजिए, बाकी इसमें आप जोतिए बोइए। तो वो कैसे जोतेगा बोएगा, जानता है कि उसमें कुछ नहीं होगा, तो बोएगा जोतेगा नहीं, तो वो पैसा सेफ बचा। तो उसके अधिकारीगण जो थे वो सारे पैसे लेकर के रफू चक्कर हो गए। तो इस प्रकार से इसका अमीर एकोही वाला जो विभाग था ये भी असफल हो जाता है। अमीर एकोही वाला विभाग जो था ये भी असफल हो जाता है, कृषि विभाग। अब रेहला एक पुस्तक है, इब्न बतूता, जो इब्न बतूता है, रेहला नामक पुस्तक जो है ये लिखे हैं, और इन्हीं के दरबार में, इसी के दरबार में आया था। इसी के दरबार मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आया था, जो कि अफ्रीकी महाद्वीप के मोरक्को देश से आया हुआ था। मोरक्को की राजधानी रबात। देखिए किधर गया, जिसे दिल्ली का काजी, अच्छा इब्न बतूता इसी के दरबार में आया था, जिसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया, जिसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। देखिए जब इब्न बतूता मोरक्को से आया तो उसके अंदर इसने देखा कि बढ़िया टैलेंट है, तो उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। इसके बाद काजी नियुक्त करने के बाद उसे चाइना भेजा, चीन, जिधर की तरफ वो आक्रमण करना चाहता था, कुमायूं की पहाड़ियों साइड से जहां पर आक्रमण करना चाहता था, उधर ही इसको राजदूत के रूप में चीन भेजा गया। ये प्रश्न आता है कि इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन किसने भेजा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दक्षिण भारत में सबसे अच्छा है, ये चीज हो गया। आगे दक्षिण भारत में सबसे, देखिए जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए कि यहां से लेकर के ये वाला बेल्ट लेकर के ये पूरा दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में क्या हुआ कि जब इसकी पूरी असफलताएं, हर कार्यक्रम असफल होना स्टार्ट हुआ, तो लोगों में एक तरीके से पहली बात तो इसका जितना विभाग था वही खिन्न भिन्न हो गया था। तो अशांति फैलना लाजमी सी बात है। जब अशांति फैली तो बहुत संघर्ष हुआ, तो उन संघर्षों के परिणाम स्वरूप नतीजा ये निकला कि दक्षिण भारत के कई राज्य स्वतंत्र हो गए। उन स्वतंत्र राज्यों की सूची में दो बड़े राज्यों का नाम है, जैसे बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य। तो बहमनी राज्य और विजयनगर के बारे में भी हम देख लेते हैं। दक्षिण भारत में सबसे अधिक विद्रोह परिणाम स्वरूप दक्षिणी राज्य स्वतंत्र होते गए। बहमनी साम्राज्य 1346, विजयनगर साम्राज्य 1336। देखिए बहमनी साम्राज्य ये वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, जैसे महाराष्ट्र वाला क्षेत्र ये है। मैप ज्यादा मत जाइएगा कि सर जो है सही नहीं बना रहे हैं, केवल आपको समझाने के लिए यहाँ बना दे रहे हैं। महाराष्ट्र जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र, ऐसे भी प्रश्न आ जाएगा कि बहमनी साम्राज्य उस समय किस क्षेत्र में, इस समय के वर्तमान क्षेत्र से देखा जाए किस क्षेत्र में था, तो महाराष्ट्र क्षेत्र में था बहमनी। और इसकी स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था, जिसलिए इसके लिए इसको बहमनी कहा गया। फिर इसके बाद दूसरा आता है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और
हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया। वहीं बहमनी साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह के नेतृत्व में हुआ। अब देखिए ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब बहमनी साम्राज्य जो था ये पूरा ये बहमनी साम्राज्य का ही क्षेत्र है। ये पूरा जो है बहमनी साम्राज्य का ही क्षेत्र है। ये क्षेत्र पूरा बहमनी साम्राज्य में चला गया। इधर महाराष्ट्र अब देखिए धीरे धीरे सिकुड़ता चला जा रहा है। देखिए निर्माण, अब इसने क्या क्या निर्माण करवाया। आदिलाबाद का किला इसने ही बनवाया है। जहां पनाह नगर का निर्माण भी इसी ने करवाया है। जैसा कि उसमें आप तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक में देखे थे कि तुगलकाबाद नगर की स्थापना किया था। अब इसकी मृत्यु देखिए कैसे होती है। देखिए मृत्यु इसकी हुई कि जब यहाँ यह शासन कर रहा था तो देखा कि सिंधु क्षेत्र जो है ये अलग क्षेत्र इसी में था। सिंधु क्षेत्र में अशांति फैली हुई थी। फिर ये जो है यहाँ पर इस अशांति को दबाने के लिए जब यहाँ गया तो थट्टा नामक एक प्लेस था जहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। थट्टा नामक एक स्थान था जहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। थट्टा नामक स्थान में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। सिंधु क्षेत्र में गया था विद्रोह को दबाने के लिए या शांति के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है थट्टा नामक स्थान पर। वो समय होता है 1351 ईस्वी में। अब इसके बाद एक इतिहासकार बर्नी साहब हैं। बर्नी ने कहा अंततः लोगों को उससे मुक्ति और उसे लोगों से मुक्ति। ये याद कर लेंगे कि यह पंक्ति किसने कहा और किसके लिए कहा। तो बर्नी ने कहा अंततः लोगों को उससे मुक्ति, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक से मुक्ति, और मोहम्मद बिन तुगलक को लोगों से मुक्ति, मतलब अंततः उसको लोगों से मुक्ति और लोगों को उससे मुक्ति, और उसे लोगों से मुक्ति। ये चीज याद कर लीजिएगा। थोड़ा एक चीज छूट गया है। इसने एक उपाधि धारण किया था अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह। अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह मतलब ईश्वर सुल्तान का समर्थक होता है। ईश्वर सुल्तान का समर्थक होता है, इसका अर्थ है। हाँ, एक चीज इसमें और है कि ये पहला ऐसा शासक था जो हिंदू के जो त्योहार होली दीपावली होते हैं इसमें भाग लिया था। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि सल्तनत काल में पहला मुस्लिम शासक कौन था या सुल्तान कौन था जो हिंदुओं के पर्व में भाग लेता था। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। सर्वाधिक विवादास्पद सुल्तान, ये भी क्लियर हो गया। अब फिर से अगर देखना तो एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं कि 1325 में जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो उसका लड़का जूना खां गद्दी पर बैठता है। तो गद्दी पर बैठने के क्रम में उसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक रख लेता है। मूल नाम उसका उलूग खां था। बुद्धिमान मूर्ख शासक इसलिए कहा गया कि इसके द्वारा किए गए जितने कार्य थे वो कोई कार्य गलत नहीं थे, लेकिन बस असफल हो गए। इसी वजह से बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा गया। कर वृद्धि किया तो उस समय सूखा पड़ गया, प्लेग आ गया, जिसके कारण कुछ उपज ही नहीं हुआ। तो पाएगा क्या, ये भी कैंसिल हो गया। राजधानी परिवर्तित किया, फिर वहां नहीं टिक पाया, फिर भाग गया दिल्ली, ये भी नहीं हो पाया। सांकेतिक मुद्रा जारी किया, जिसके क्रम में महंगाई बढ़ गई, मुद्रास्फीति हो गया मार्केट में। फिर इसको बैकफुट पे आना पड़ा। फिर इसने सोने चांदी के जो है सिक्के जारी किए और ताबी खासी के सिक्के फिर जमा करा लिए। खुरासान अभियान किया, जैसा कि हमने आपको बताया ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया का जो क्षेत्र था जहां से महमूद गजनवी आया था, उस क्षेत्र पर जो है अशांति फैली थी। तो ये जो है वहां पर जाकर के सोचा कि शासन स्थापित कर लेंगे, लेकिन वहां के राज्यों में आपस में सहमति बन जाती है, जिसके कारण फिर इसको बैक आना पड़ता है। इसने 3,70,000 सैनिकों को 1 साल के वेतन एडवांस के रूप में दे दिया था। कराची कुमायूं की पहाड़ियों का अभियान,
बिना सोचे समझे कराचिन कुमायूं की पहाड़ी मतलब हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र से ये चाइना की तरफ जाना चाहता था, जिसका नतीजा ये निकला कि पहाड़ी जनजाति लोगों से इसके सैनिक मुकाबला नहीं कर पाए, क्योंकि पहाड़ पर लड़ना और जमीन पर लड़ना दोनों अलग चीज होता है। तो इस क्रम में फिर इनको बैकफुट पे आना पड़ा, तो ये भी कार्यक्रम इनका सफल हो गया। फिर उसी क्रम में अमीर कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना करते हैं किसानों को समृद्ध बनाने के लिए। तो उसमें भी इनके अधिकारीगण सब पैसा लेकर के रफू चक्कर हो जाते हैं, जिससे कि ये भी विभाग इनका सही नहीं निकला। फिर इसकी वजह से इनको पागल, संकीर्ण, रक्त पिपासु, स्वप्नशील सुल्तान कहा गया। अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह का अर्थ होता है ईश्वर सुल्तान का समर्थक है। ईश्वर सुल्तान का समर्थक है। अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह की उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक ने धारण किया। ये इसका एक और मुख्य था कि हिंदू त्योहारों में जाता था, हिंदुओं के पर्वों में जाता था, जैसे होली दीपावली में ये आता था। तो ये दिल्ली का पहला सुल्तान, सल्तनत काल का पहला सुल्तान ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भी जाता था। फिर रेहला एक पुस्तक का नाम है जिसको इब्न बतूता ने लिखा है। इब्न बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को, जिसकी राजधानी वर्तमान में रबात है, मोरक्को से आया हुआ था और इसकी विद्वत्ता को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बना दिया और राजदूत के रूप में इसे चाइना भेजा गया। फिर दक्षिण भारत में सबसे अधिक विद्रोह, परिणाम स्वरूप दक्षिण राज्य स्वतंत्र होते गए। फिर उस क्रम में यह हुआ कि जब इसका पूरा सिस्टम सही नहीं था, हर चीज असफल होता जा रहा था, तो अशांति धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो जाती है। जब अशांति फैल जाती है तो इस क्रम में उसका परिणाम जो निकलता है कि दिल्ली में बहुत संघर्ष होता है। लगभग 27 विद्रोह जो है उसमें हुए थे, ये भी ध्यान दीजिएगा। लगभग 27 विद्रोह होते हैं, जिसका ये नतीजा निकलता है कि दिल्ली के कई राज्य या दिल्ली के सभी राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं धीरे धीरे। तो उस क्रम में मतलब बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य मुख्य थे, जिनका क्षेत्र बड़ा था, इसलिए इनको पढ़ा जाएगा बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1346 ईस्वी में, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया। निर्माण आदिलाबाद का किला, जहांपनाह नगर का निर्माण, इसकी मृत्यु ये सिंधु क्षेत्र में जो है अशांति फैली हुई थी, इसे दबाने के लिए जा रहा था, उसी क्रम में इसकी मृत्यु थट्टा नामक एक प्लेस पे हो जाती है। तो इसके बारे में इतिहासकार बर्नी साहब कहते हैं कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति और उसे लोगों से मुक्ति हो गई। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद किसी किताब से मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में प्रश्न बनाइए, देखिए क्या बनता है। सारे प्रश्न बनेंगे और कुछ थोड़ा वहां से कुछ और आप गेन करिए। हो सकता है कि एक आध दो पॉइंट इसमें छूट रहा हो, तो आप वहां से भी गेन कर सकते हैं। अदरवाइज ये यूपी पीसीएस से लेकर के नीचे तक के जितने भी प्री एग्जाम्स होते हैं, सबके लिए जहां तक मेरा मानना है कि प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।